तो आज 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। तो आइए आज के दिन हमारे जीवन में जितने भी अभी तक टीचर्स रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, हम उन सबको याद करें, उन सभी को प्रणाम करें और हो सके तो उनसे बात करके उनको शुभकामनाएं देने की कोशिश करें। है ना, जीवन में हमें जो भी शिक्षक आज तक मिले हैं उनसे हमने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। भले ही वो आप हो, हम हो या कोई भी हो, ठीक है। अपने शिक्षकों से हर व्यक्ति ही कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। तो इसलिए कोशिश करें कि उनसे बातचीत करने की, उनको शुभकामनाएं देने की, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर भी उनके लिए जो है वो अच्छी कामनाएं करें। और इसी के साथ आप सभी लोगों को भी और बाकी जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को भी आज के इस दिन की यानी कि टीचर्स डे की या शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 5 सितंबर 2024, थर्सडे यानी गुरुवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन पर हम लोग चलें, आज के न्यूज़पेपर पर चलें, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये जो हमारा सी सेट की लाइव क्लास शुरू होने वाली है आज से एग्जैक्टली 1 महीने बाद, ठीक है। आज 5 सितंबर है, एग्जैक्टली 5 अक्टूबर से ये क्लासेस शुरू होंगी। इसका एनरोलमेंट जो है वो 20 सितंबर तक होगा। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर इसमें एनरोल कर लें। ओनली एट 999 में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तीनों ही सेक्शंस जो सी सेट के होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, वो इसमें कवर किया जाएगा। और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप लोग जाके बाकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ से आप चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं। और टोटल सिर्फ एक बैच में 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो लिए जाएंगे। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर लें, ठीक है। चलिए, और बाकी अगर आप लोग को ये मतलब सेशंस आप लोग यूट्यूब पर देखते हैं और आपको ये सेशंस अगर हेल्पफुल लगते हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करें। पिछले महीने का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी कम था, मैंने कल शेयर भी किया था जो हमारा करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है उस पर। तो काफ़ी कम था वो, शायद अमाउंट देख के आपको भी लग रहा होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, सो दैट कि हमारा काम भी चलता रहेगा और ये सेशंस इसी तरीके से आपको यूट्यूब पर लंबे समय तक मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में एज सच जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक्सप्लेन पेज के ही हमें देखने हैं, बाकी पेजेस में एज सच कुछ खास है नहीं। तो पहले अगर हम लोग फ्रंट पेज की थोड़ा सा बात कर लें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, तो उसको लेकर प्रचार यहाँ पर चल रहा है ना। पार्टियाँ अपनी अपनी तरफ से प्रचार कर रही हैं। अच्छा, एक मामला अभी आपको मतलब न्यूज़पेपर में आया था, बट ऐसा हम लोगों ने कवर नहीं किया था क्योंकि उसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। मामला बेसिकली ये था कि मामला उत्तराखंड से रिलेटेड था कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने अपने ऑफिसर्स के रिकमेंडेशंस को ओवरकम करते हुए जो राजा जी नेशनल पार्क है या राजा जी टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर जो एक अपॉइंटमेंट की थी, वो मतलब जो उनके ऑफिसर्स ने कहा था उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट किया था, ठीक है। अब इसी को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस इज़ नॉट इन फ्यूडल एरा व्हेन किंग्स वर्ड फाइनल, यानी कि हम लोग किसी ऐसे युग में नहीं रह रहे हैं जो फ्यूडल लॉर्ड्स का युग हुआ करता था या जो राजाओं का युग हुआ करता था, कि जिसमें राजा ने जो कह दिया वो बात फाइनल हो जाती थी, ठीक है ना। ऐसे युग में हम लोग नहीं हैं। और बेसिकली मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप बेसिकली एक स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं स्टेट लेवल पर।
तो अगर आप एक एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं इवन एट द स्टेट लेवल, तो भी आप अपनी इस तरीके से मतलब कि आपके ऑफिसर्स कुछ कह रहे हैं और अगर आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो कुछ ना कुछ डिसेंट वगैरह अपना आपको देना होगा। ऐसा नहीं कि उनकी बात को आपने नज़रअंदाज करते हुए अपने मर्जी से आप जिसको भी चाहें वो अपॉइंट कर दें, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कोई बहुत खास बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सीधे जो एक्सप्लेन पेज के ही 3-4 आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। बीच के पेजेस में यहाँ पर कुछ खास नहीं है। तो सबसे पहला तो आर्टिकल यहाँ पर है कि सैटेलाइट बेस्ड हाईवे टोल कलेक्शन, हाउ विल इट वर्क। कि जो हाईवेज़ पर टोल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम उसके लिए डेवलप किया जा रहा है। तो ये क्या है, कैसे काम करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद स्टेट चेंजेस इन रेप लॉ। अभी आपको पता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि वेस्ट बंगाल में एक रेप को लेकर एक नया कानून वहाँ की विधानसभा में पास किया गया है। तो उसके बारे में और कुछ इसी तरीके के कानून आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पास हुए हैं पिछले कुछ सालों में, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद वाई इंडिया सेलिब्रेट्स टीचर्स डे ऑन September 5, कि भारत जो है वो शिक्षक दिवस क्यों मनाता है 5 सितंबर के दिन, इसके पीछे क्या इतिहास है वो भी हम जानेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद जो चांदीपुरा वायरस है, अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा कि चांदीपुरा वायरस का आउटब्रेक हुआ था, है ना, गुजरात में। तो उसकी जीनोम मैपिंग यहाँ पर की गई है और उससे क्या फाइंडिंग्स सामने निकल के आई हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन, दैट इज़ सैटेलाइट बेस्ड हाईवे टोल कलेक्शन। अब ये कैसे काम करेगा, है ना, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ है उसने डेवलप किया है एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वेट टाइम्स एट हाईवे टोल प्लाजाज। ठीक है, यानी कि हाईवे पर जो हाईवे के टोल प्लाजाज होते हैं, यानी कि जहाँ पर टोल लिया जाता है, वहाँ पर कितना वेट टाइम है, मतलब वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ना, उसको ये रियल टाइम मॉनिटर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर बनाया गया है, विच इट सेज विल अलाउ commuters to check congestion at the level of specific lanes to ensure smoother traffic flows। तो जिसमें ये कहा गया है कि इसके थ्रू क्या होगा कि जो कम्यूटर्स हैं, जो मतलब लोग उस तरफ को जा रहे हैं, वो किसी भी स्पेसिफिक लेन में जो कंजेशन है उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टोल प्लाजाज वगैरह होते हैं उसमें अलग अलग लेन्स होती हैं। ठीक है, आप में से अगर कुछ लोगों को इसका आइडिया नहीं है तो मैं चलो दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ठीक है, इस तरीके से मान लो, ये समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से। तो ये आपको अलग अलग लेन्स दिख रही हैं। ठीक है, 1 लेन, 2 लेन, 3 लेन, 4 लेन, 5 लेन, ऐसे करके, है ना। अब इसमें से कुछ लेन्स ऐसी होती हैं जो मतलब स्पेसिफिकली बसेस के लिए होती हैं, कुछ ट्रक्स के लिए होती हैं, कुछ स्मॉलर व्हीकल्स जो होते हैं उनके लिए होती है ना, लाइट व्हीकल्स के लिए। तो इस तरीके से ये लेन्स बनाई जाती है। अब अलग अलग लेन में जो है वो अलग अलग कंजेशन होता है, अलग अलग लेन में अलग अलग कंजेशन या अलग अलग भीड़ होती है। तो वो जो वहाँ पर GIS सिस्टम बनाने की बात की जा रही है, मतलब GIS बेस्ड सिस्टम, तो उससे क्या होगा कि आप लेन्स का जो कंजक्शन है, लेन्स में मतलब कितना ट्रैफिक है, वो आपको बता दिया जाएगा, है ना। तो उससे बेसिकली फ़ायदा क्या होगा कि आप पता कर सकते हैं और फिर आप उस लेन में नहीं जाएंगे। तो उससे जो ट्रैफिक फ्लो है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इट विल बी आ बिट स्मूथ। अब जो नया सॉफ्टवेयर है इसको डेवलप किया गया है बाय इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी प्रमोटेड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया है और इस सॉफ्टवेयर को पहले 100 टोल प्लाजाज पर ट्राई किया जाएगा। ठीक है, जिनको कंजेशन फीडबैक के आधार पर, जो 1033 टोल फ्री नंबर है, नेशनल हाईवे टोल हेल्पलाइन नंबर है, उसमें जो कंजेशन फीडबैक मिला है
उसके आधार पर 100 टोल प्लाजास को आइडेंटिफाई किया गया है और पहले वहीं पर इस सॉफ्टवेयर को जो है वो ट्राई किया जाएगा। अब मॉनिटरिंग से कैसे फ़ायदा होगा, देखो, द सॉफ्टवेयर विल प्रोवाइड द नेम एंड लोकेशन ऑफ द टोल प्लाजा अलॉन्ग विद द लाइव स्टेटस ऑफ द क्यू लेंस इन मीटर्स, वेट टाइम्स एंड व्हीकल स्पीड्स। तो ये सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करेगा कि जैसे आप किसी रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ पर उस रास्ते में पड़ने वाले जो भी टोल प्लाजाज होंगे, ठीक है, उनका नाम बता देगा और उनकी लोकेशन बता देगा और साथ ही साथ वहाँ पर कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं, ठीक है, जो क्यू लेंथ है वो कितनी लंबी है, मीटर्स में उसकी लेंथ आपको बता देगा। और इतनी लंबी लाइन है तो आपको उस टोल प्लाजा में कितनी देर के लिए रुकना पड़ सकता है, कितना वेट टाइम हो सकता है, वो आपको बता देगा और व्हीकल की स्पीड्स भी जो है वो बता देगा। द सॉफ्टवेयर विल ऑल्सो जनरेट कंपैरेटिव ट्रैफिक कंडीशन एनालिसिस ऑन एन आर्ली, डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। सॉफ्टवेयर जो है वो एक कंपैरेटिव ट्रैफिक कंडीशन एनालिसिस भी बताएगा कि मतलब दिन के किस घंटे में ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, हफ्ते के किस दिन में ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पर कब ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो उस हिसाब से वीकली, मंथली, डेली और आर्ली बेसिस पर भी ये एक कंपैरेटिव ट्रैफिक कंडीशन जो है वो एनालिसिस जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात। इसके बाद जो है वो आगे ये लिखा गया है कि ये जो मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये बेसिकली एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड यानी कि GNSS बेस्ड टोलिंग सिस्टम के ऊपर भी काम कर रही है, विच इज़ expected to replace the current FASTag toll collection system and provides a long-term solution for congestion at toll booths। है ना, पहले बेसिकली क्या होता था जब ये फास्टैग नहीं था, उससे पहले क्या होता था ये आपको भी पता है कि जो इस तरीके के ये टोल प्लाजाज हैं, ठीक है, यहाँ पर गाड़ी आती थी, गाड़ी रुकती थी, उसके बाद मैनुअली उस व्यक्ति से जो है वो पैसे लिए जाते थे, मतलब जो भी गाड़ी जा रही है उससे जो टोल लिया जाता था वो मैनुअली लिया जाता था, है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का टोल जो है वो 300 रुपये का है, अब उसने 500 रुपये दिए, फिर बदले में उसको 200 रुपये लौटाए जाएंगे, या मान लीजिए 350 रुपये का टोल है तो 500 रुपये दिए, 150 रुपये लौटाए जाएंगे, फिर उसकी पर्ची कटेगी। तो उस सब में जो है वो काफ़ी टाइम लगता था, है ना। उसकी वजह से पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता था। और पहले की स्थिति ये थी कि जो टोल्स हुआ करते थे, हाईवेज़ पर जो टोल्स होते थे, वहीं पर गाड़ियों की इतनी लंबी मतलब लाइन लग जाती थी कि एक एक 1.5 घंटा वेट करना पड़ता था टोल्स में। हो सकता है आपने भी पहले एक्सपीरियंस किया हो वो चीज़। लेकिन बाद में फिर जो फास्टैग इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ियों के जो आगे की स्क्रीन होती है, ठीक है, गाड़ियों की जो आगे की स्क्रीन होती है, चाहे वो छोटी गाड़ी हो, है ना, चाहे लाइट व्हीकल्स हो, चाहे ट्रक्स हो, चाहे बसेस हो, कुछ भी हो, उनमें एक कार्ड लग जाता है, दैट इज़ फास्टैग कार्ड। उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोई गाड़ी आई तो यहाँ पर बेसिकली एक बैरियर लगा होता है कि मतलब आप वो एक ऑटोमेटिक बैरियर होता है, तो वो बैरियर लगा है, वो गाड़ी आएगी आपकी तो वो बैरियर बंद है। अब यहाँ पर बेसिकली एक वो जो फास्टैग आपके उसमें लगा हुआ है उसको एक रीड करने के लिए एक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक स्कैनर लगा हुआ है जो आपके फास्टैग को रीड कर रहा है। अब जैसे ही वो आपके फास्टैग को रीड करेगा तो उसमें होगा क्या कि फास्टैग बेसिकली एक तरीके से प्रीपेड कार्ड हो गया कि आपने उसको पहले से उसमें पैसा भर के रखा है ना। अब जैसे ही आपकी गाड़ी यहाँ पर पहुँची तो इस स्कैनर ने आपकी गाड़ी के शीशे पर लगा हुआ, जो फ्रंट के शीशे पर लगा हुआ फास्टैग है, उसको रीड किया। और जैसे ही उसको रीड किया तो जितना पैसा कटना है आपकी गाड़ी के हिसाब से, वो पैसा तुरंत आपके कार्ड से कटा, फास्टैग से। और जैसे ही वो पैसा कटा तो वो जो बैरियर लगा हुआ है वो खुल जाएगा और तुरंत आपकी गाड़ी निकल जाएगी। बट उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले से कम हो गया है, जो मैनुअल कलेक्शन होता था उससे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है। बट फिर भी गाड़ी आएगी, फास्टैग का जो स्कैनर है वो फास्टैग को स्कैन करेगा, पैसा उसमें से कटेगा, फिर वो बैरियर खुलेगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइम कंपैरेटिवली फिर भी लगता है, ठीक है। तो अब ये बताया जा रहा है कि ये जो करंट फास्टैग का सिस्टम है इसको भी रिप्लेस किया जाएगा। इसके लिए बेसिकली एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम बनाया जा रहा है। अब इसमें देखो क्या होगा कि इट विल ऑल्सो प्रोवाइड डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग। इसमें डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। डिस्टेंस बेस्ड टोलिंग का मतलब है कि दैट यूजर्स कैन पे ओनली फॉर द स्ट्रेच दे हैव ट्रेवल्ड ऑन अ नेशनल हाईवे। ठीक है, कि वैसे तो जनरली अभी तक क्या होता है कि आप नेशनल हाईवे पर अगर चल रहे हैं
तो आप भले ही उस नेशनल हाईवे पे कितनी भी दूर तक चलें, मान लीजिए किसी हाईवे की लेंथ है 200 किलोमीटर, अब उस हाईवे पे आप 50 किलोमीटर के बाद एग्जिट हो जाते हैं, कहीं आप और चले जाते हैं, या आप 200 किलोमीटर पूरा उस हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, आपको टोल बराबर ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होगा तो इसमें ऐसा भी कुछ मतलब ऐसा सिस्टम या ऐसी कोई व्यवस्था बनाने की सोचा जा रहा है कि जितना आप उस हाईवे पर चलेंगे, जितना ट्रैवल आप करेंगे, जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे, सिर्फ उतना ही आपको पैसा देना होगा। ठीक है। अब इसके बाद जो ये कंपनी है, इसके अकॉर्डिंग जो GNSS बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड अलोंगसाइड द एग्जिस्टिंग फास्टैग इकोसिस्टम एंड बोथ मॉडल्स विल इनिशियली ऑपरेट साइमल्टेनियसली। तो मतलब अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फास्टैग को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग फास्टैग के साथ ये जो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है इसको भी चलाया जाएगा, और शुरुआती कुछ समय में ये दोनों जो सिस्टम्स हैं, जो दोनों मॉडल्स हैं, ये साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ ऑपरेट करेंगे। अब जो ये GNSS व्हीकल है, ये जब गेट से यानी कि जो टोल गेट है उससे पास करेगा तो टोल चार्जर विल रिसीव पिंग्स। ठीक है, जो टोल चार्जर है उसके पास कुछ पिंग्स आएंगे, यानी कि कुछ मैसेजेस टाइप के आएंगे जिसमें डिस्टेंस और टाइम स्टैम्प्स लिखा होगा थ्रू ऑन बोर्ड यूनिट्स ऑन द व्हीकल। द पेमेंट मैकेनिज्म विल बी सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग फास्टैग इकोसिस्टम बट विल इन्वॉल्व ऑटोमेटिक डेबिट्स एंड विल डू अवे विद द नीड फॉर बूम बैरियर्स एट टोल प्लाजाज। ठीक है, टोल प्लाजाज पर जो वो बैरियर्स लगे होते थे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बेसिकली इसमें होगा तो खैर सिस्टम वैसा ही जैसा फास्टैग के केस में होता है, बट इसमें ऑटोमेटिक डेबिट्स होंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा टाइम जो है वो और बचेगा। क्लियर है बात। अब ये यूज़र्स के लिए कैसे और ज़्यादा सुविधाजनक होगा, तो इसमें देखो, इसमें ये लिखा गया है कि सैटेलाइट टोल कलेक्शन सिस्टम जो है ये माना जा रहा है कि ये टोल प्लाजाज के थ्रू जो पैसेज है उसको और ज़्यादा फास्टर और स्मूदर बना देगा। करंटली जो प्रोसेस है फास्टैग बार कोड को रीड करने की और बूम बैरियर को रेस करने की, उसमें लगभग 1 मिनट तक लग जाता है। अब इस डीले की वजह से 1 मिनट का डीले भी, अगर कोई मान लीजिए ऐसा हाईवे है जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर गाड़ियों की संख्या लगातार होती आती रहती है, तो वहाँ पर 1-1 मिनट का भी अगर हर गाड़ी में वक्त लगता है तो पीछे से लंबी क्यू या कतार लग सकती है। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ लड़ाई झगड़े भी वहाँ पर, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी, बहस वगैरह भी हो जाती है। तो फास्टैग जिसको 2015 में लॉन्च किया गया था और इसको मैंडेटरी किया गया है नेशनल हाईवे टोल प्लाजाज में फरवरी 2021 से, ये यूज़ करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि RFID टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। और मार्च 2024 तक 98% से ज़्यादा जो यूज़र फ़ी पेमेंट है टोल प्लाजाज पर वो फास्टैग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो फास्टैग के थ्रू ही किया जाता है ज़्यादातर, मतलब 98% तो ऑलमोस्ट उसी से है, और उसको भी रिप्लेस करके अब सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी। एक तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जिसके तहत जो टोल प्लाजाज पर कितनी भीड़ है, ठीक है, कितनी, किस लेन पर कितनी भीड़ है, कितनी वहाँ पर वेटिंग टाइम हो सकता है, एक तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। और दूसरा एक ऐसा नया टोलिंग सिस्टम बनाने की बात की जा रही है जो इवेंचुअली आने वाले समय में जो ये फास्टैग का सिस्टम है इसको भी रिप्लेस कर देगा, और थोड़ा सा यूज़र्स के लिए कन्वीनियंस भी होगा, सुविधाजनक भी होगा, और टाइम सेविंग भी होगा, और उससे जो कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन भी कम होगा। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए। इसको आप लोग GS पेपर 3 इकोनॉमी में लेंगे, उसके अंदर हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर में लेते हैं, तो वहाँ पर आप इस टॉपिक को लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर वो रेप लॉस को लेकर बात करेंगे कि वाई इंडिया सेलिब्रेट्स टीचर्स डे ऑन September 5th, कि भारत जो है वो क्यों 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाता है। ठीक है, अब देखो, एक मैं आपको एक यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ कि 5 सितंबर के दिन जो टीचर्स डे है वो सिर्फ इंडिया में मनाया जाता है। एक वर्ल्ड टीचर डे भी मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये जो टीचर्स डे 5 सितंबर को यानी कि आज के दिन मनाया जाता है वो सिर्फ भारत में मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देखिए, भारत जो है वो सेलिब्रेट करता है टीचर्स डे एनुअली यानी कि हर साल 5 सितंबर के दिन। और 5 सितंबर बेसिकली हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म दिवस है, उनका बर्थ एनिवर्सरी है।
अब बेसिकली इनके जन्म दिवस के ऊपर क्यों ये मनाया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो बेसिकली ये हिंदुइज़्म के बहुत बड़े फिलोसोफर हुआ करते थे, दार्शनिक हुआ करते थे। वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के ये भारत के सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड यानी कि जाने माने और इन्फ्लुएंशियल थिंकर हुआ करते थे। इनकी जो लाइफ और इनके जो काम थे दैट वाज डेडिकेटेड टू डिफाइनिंग, डिफेंडिंग एंड डिससेमिनेटिंग द हिंदू रिलीजन। ठीक है, हिंदू रिलीजन या हिंदू धर्म को डिफाइन करने, उसको डिफेंड करने और उसको डिससेमिनेट करने यानी कि उसको फैलाने का इनका काम रहता था। मतलब इनका जो जीवन है या जो इनके काम थे वो इसीलिए समर्पित थे। ही इज़ सीन इन द फिलोसफी सर्कल्स एज अ ब्रिज बिल्डर बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। ठीक है, इनको इंडिया और वेस्ट के बीच में एक ब्रिज बिल्डर के रूप में देखा जाता था। और इनको इस बात का श्रेय भी जाता है कि इन्होंने वेस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है हिंदुइज़्म की, यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो हिंदुइज़्म को लेकर जो समझ है उसको भी शेप देने में अपना रोल प्ले किया है। मतलब उस अंडरस्टैंडिंग को भी इन्होंने बेटर किया है। अब इसके बाद राधा कृष्णन वॉज अमंग द फोरमोस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ द नॉन डुअलिस्ट अद्वैत वेदांत ट्रेडिशन इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, ये अद्वैत वेदांत की जो परंपरा है 20वीं सदी में उसके भी ये प्रोपोनेंट माने जाते हैं। और इन्होंने आदि शंकराचार्य की जो फिलॉसफी थी उसको भी रीइंटरप्रेट किया था मॉडर्न टाइम्स में। और ऐसा करने में इन्होंने हिंदुइज़्म को डिफेंड किया अगेंस्ट व्हाट ही सेड वाज अनइन्फॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म। ठीक है, अनइन्फॉर्म्ड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म कहा जाता था, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने हिंदुइज़्म को भी जो है वो डिफेंड किया है। अब ही वॉज अ रिस्पेक्टेड टीचर 1920s तक। राधा कृष्णन हैड एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट रिस्पेक्टेड एकेडमिक्स। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे विद्वान के रूप में ये स्थापित हो चुके थे 1920s तक। इसके बाद इन्होंने कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो हैं वो हेल्ड की हैं, जैसे कि कोलकाता यूनिवर्सिटी में किंग जॉर्ज 5 की चेयर इन्होंने हेल्ड की है 1921 से लेकर 1932 तक। इसके बाद आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के ये सेकंड वाइस चांसलर थे 1931 से 1936 तक। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के चौथे वाइस चांसलर थे 1939 से 1948 तक। और साथ ही साथ इन्होंने स्पाल्डिंग चेयर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 1936 से 1952 तक जो है वो हेल्ड की थी। एंड ही वॉज नाइटेड इन 1931, यानी कि इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी 1931 में। इसके बाद ही वॉज अ ब्रिलियंट टीचर हु डेवलप्ड डीप पर्सनल बॉन्ड्स विद स्टूडेंट्स। ठीक है, ये एक बहुत ही मतलब ब्रिलियंट टीचर हुआ करते थे और इन्होंने बच्चों के साथ पर्सनल बॉन्ड्स जो हैं वो भी डेवलप किए थे। और ही थॉट हाईली ऑफ द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग एंड इज़ रिकॉर्डेड एज हैविंग सेड सेवरल टाइम्स दैट टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। ठीक है, मतलब जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसको ये काफ़ी मतलब ऊंचे स्तर का माना करते थे। और कई बार इन्होंने ये बात कही भी थी कि टीचर्स जो हैं दे शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, कि देश के जो सबसे अच्छा दिमाग है वो शिक्षक होना चाहिए। इसके बाद ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं 1952 से 1962 के बीच में, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और उनके बाद फिर ये सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं भारत के 1962 से लेकर 1967 तक। 1962 में जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो इनके कुछ पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि इनका जन्मदिवस जो है वो मनाया जाए। अब राधा कृष्णन जी ने जो है वो पर्सनल सेलिब्रेशन को रिफ्यूज़ किया और उन्होंने अपने स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट किया कि आप अगर चाहते ही हैं इस दिन में कुछ करना, मतलब उनके जन्मदिवस के दिन 5 सितंबर के दिन, तो आप ये कीजिए कि देश में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, उनको ऑनर कीजिए, उनको सम्मान कीजिए। तो इसी तरीके से और तभी से ये परंपरा जो है वो टीचर्स डे मनाने की शुरू हुई है 5 सितंबर से। क्योंकि इनका बर्थडे इनके कुछ स्टूडेंट्स मनाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया, पर्सनल सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर आप इस दिन पर कुछ करना ही चाहते हैं तो देश में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनको ऑनर करें, उनको सम्मान करें इस दिन। तो वहीं से ये परंपरा जो है 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे या शिक्षक दिवस मनाने की शुरू होती है।
ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। चलिए, इसको आप पार्टिकल को आप हिस्ट्री में ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग या इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के रूप में भी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये वाला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज़ स्टेट चेंजेस इन रेप लॉ। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस है थोड़ा सा डिटेल में देख ही लेंगे एक बार, क्योंकि अभी ये इशू काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक यंग डॉक्टर के मर्डर और रेप को लेकर जो सड़कों पर आंदोलन या प्रोटेस्ट चल रहा है, उस दौरान ही वहाँ की जो स्टेट असेंबली है यानी कि राज्य की जो विधानसभा है, उसने ट्यूसडे यानी कि परसों के दिन 3 तारीख के दिन यूनानिमसली यानी कि एक मत से एक बिल जो है वो पास किया है, जिसमें ये बोला गया है कि रेप के मामलों में, ठीक है, जो बलात्कार या रेप के मामले हैं वहाँ पर मैंडेटरी डेथ पेनल्टी रहेगी। मैंडेटरी डेथ पेनल्टी मतलब कि अगर किसी ने रेप किया है तो डेथ पेनल्टी, उसको मौत की सज़ा दी जाएगी। वेयर द विक्टिम डाइज, ठीक है, अगर विक्टिम की मौत हो जाती है तो डेथ पेनल्टी होगी। और अगर विक्टिम जो है वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है तो, यानी कि जो पीड़ित है अगर उसकी मृत्यु हो गई, मतलब उसका रेप किया, उसकी अगर मृत्यु हो गई विक्टिम की, पीड़ित की, या फिर वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। वेजिटेटिव स्टेट में जाने का मतलब है कि वो ऐसी स्टेट में चला गया है कि उसका ब्रेन वगैरह सही से फंक्शन नहीं कर रहा है और वो किसी भी तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं है ना, उसमें सेंस ऑफ अवेयरनेस नहीं है। अगर वो ऐसी स्टेट में चला गया है, मतलब इट इज़ जस्ट, आप कह सकते हैं कि सिर्फ बॉडी काम कर रही है बट दैट पर्सन इज़, मतलब ही कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना। अगर ऐसी स्टेट में कोई चला गया तो उसको कहा जाता है वेजिटेटिव स्टेट। तो अगर वो व्यक्ति की डेथ हो गई है या वो वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है विक्टिम, तो जो जिसने भी अपराध किया होगा, जो भी ऑफेंडर होगा, उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी और वो मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब इस बिल का जो नाम है दैट इज़ दी अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड, दैट इज़ वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। शॉर्ट में इसको कहा जा रहा है अपराजिता बिल, ठीक। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस डेथ एज द मैक्सिमम पनिशमेंट इन ऑल केसेस ऑफ रेप, कि रेप के जितने भी केसेस होंगे उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या रहेगी, डेथ, ठीक है, मतलब फांसी पे ही लटकाया जाएगा। एंड चेंजेस द वे इन विच द केसेस ऑफ रेप आर टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड ट्राइड, और जो रेप के केसेस हैं उनकी में, उस केसेस में जो जांच है और केसेस के जो ट्रायल हैं वो किस तरीके से होंगे, उसमें भी बदलाव थोड़ा सा किया गया है कि स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगा और कोर्ट्स का जो ट्रायल है वो स्पेशल कोर्ट्स में चलेगा, ठीक है। हर राज्य में इस तरीके के कोर्ट्स होंगे और टास्क फोर्स बनाई जाएंगी तो उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगा और स्पेशल कोर्ट्स में ये कोर्ट्स का ट्रायल चलेगा, इस केसेस का ट्रायल चलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर प्रोविजंस रखे गए हैं। अब इन चेंजेस को लागू करने के लिए इस बिल ने अमेंड किए हैं जो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय नागरिक, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो BNSS, जिसने CRPC को रिप्लेस किया है वो, और जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी कि पॉक्सो एक्ट है, उसमें बदलाव किए गए हैं, उसको अमेंड किया गया है, ठीक है। अब देखो, बंगाल से पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की जो असेंबलीज़ हैं, जो विधानसभा हैं, उन्होंने भी इस तरीके के बिल ऑलरेडी पास किए हुए हैं जिसमें रेप को लेकर डेथ पेनल्टी के प्रोविज़न हैं। और उसमें भी उन्होंने वही किए हैं कि जो क्रिमिनल लॉज उस समय थे इन फोर्स, क्योंकि IPC और CRPC उस समय हुआ करता था, तो उसको अमेंड करके उन्होंने भी डेथ पेनल्टी के यहाँ पर, मतलब रेप केसेस में डेथ पेनल्टी के प्रोविजंस रखे हैं अपने वहाँ के जो लॉ पास किए हैं उसमें। लेकिन इनमें से किसी भी बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट अभी तक नहीं मिला है। अब ये प्रेसिडेंट के एसेंट का क्या प्रोविज़न है ये मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए। और उससे भी पहले मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की असेंबली ने भी 2017 और 2018 में, मतलब मध्य प्रदेश ने 2017 में और अरुणाचल प्रदेश ने 2018 में डेथ पेनल्टी फॉर अ रेप और गैंग रेप ऑफ अ वुमेन अप टू 12 ईयर्स ऑफ एज, कि 12 साल तक की महिला के साथ अगर रेप या गैंग रेप होता है तो उसके लिए भी डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न रखा था, जो कि IPC के सेक्शन 376 AA और 376 DA की में दिया गया है,
ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब अगर हम वेस्ट बंगाल का जो अपराजिता बिल है, अगर इसको लेकर हम देखें इसके प्रोविजंस, तो यहाँ पर लिखा गया है कि वेस्ट बंगाल का जो बिल है दैट बिगिंस बाय स्पेसिफाइंग दैट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन सेक्शन 4B ऑफ द BNSS, मतलब जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, जिसने IPC को रिप्लेस किया है, उसके सेक्शन 4B में जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ लिखा गया है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास, उसमें ये किया गया है इंक्लूड्स स्पेशल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उसमें ये चीज़ इंक्लूड की गई है कि या तो जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा वो सिंपल होगा या रिग्रेस होगा। ठीक है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि जब आपको सज़ा हुई है तब आपसे हार्ड लेबर कराया जा रहा है, जिसको हम सश्रम कारावास भी बोलते हैं। यानी कि एक तो ये होता है कि आपको जेल में बंद कर रखा है, ठीक है, आपको मान लीजिए, जब आपको इन द सेंस कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया है तो उसको जेल में डाल के रखा है, जेल में डाल के रखा है मतलब कि वो जेल में रह रहा है। ठीक, दूसरा ये है कि वो सिर्फ जेल में रह नहीं रहा है बल्कि उससे काम भी करवाया जा रहा है और काफ़ी हार्ड लेबर, हार्ड वर्क करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वो होता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि वो सिर्फ वहाँ पर जेल में बंद है, रह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद BNS जो है भारतीय न्याय संहिता, उसके सेक्शन 64 की अगर हम बात करें तो जिसमें बेसिकली पनिशमेंट फॉर रेप को लेकर प्रोविज़न दिया गया है, दैट प्रोवाइड्स फॉर बोथ द फ्लोर पनिशमेंट। फ्लोर पनिशमेंट का मतलब है कि कितना मिनिमम पनिशमेंट हो सकता है फॉर द क्राइम एंड फॉर पनिशमेंट इन केसेस वेयर एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेज आर प्रेजेंट। ठीक है, मतलब अपराध को लेकर भी और ऐसे मामलों में भी जहाँ पर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेज प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो अपराध और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, जैसे कि किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर रेप किया गया है ना, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के द्वारा रेप किया गया है, या कम्युनल वायलेंस के दौरान रेप किया गया है ना, और दोनों ही सिचुएशन में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। अब ये अपराजिता बिल बेसिकली क्या करता है, इसने सेक्शन 64 को अमेंड किया है और इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के साथ साथ ऐड कर दिया है और विद डेथ। ठीक है, कि या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा या उसके साथ साथ डेथ पनिशमेंट भी दी जा सकती है, डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। ठीक, इसके बाद जो सेक्शन 66 है उसमें क्या है, देखो, दिस प्रोविजन इन द प्रिंसिपल एक्ट, यानी कि जो मुख्य एक्ट है, यानी कि BNS की हम बात कर रहे हैं सेक्शन 66 की, दैट पनिशेज रेप विच कॉजेज द डेथ ऑफ द वुमेन और कॉजेज द वुमेन टू बी इन अ परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। उसमें बेसिकली क्या है कि अगर वुमेन की डेथ हो जाती है या वुमेन जो है वो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है तो उसमें मिनिमम 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद डेथ। उसमें ये लिखा गया है कि मिनिमम 20 साल की सज़ा होगी, पॉसिबिलिटी है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है या फिर डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। अब इस अपराजिता बिल में ये डेथ पेनल्टी के अलावा बाकी जितने प्रोविजंस हैं, ठीक है, बाकी जितने पनिशमेंट्स हैं उन सबको हटा दिया है। तो इसीलिए जो डेथ पेनल्टी है वो ऐसे मामलों में क्या हो गई है, मैंडेटरी, कि अगर किसी महिला के साथ रेप होता है और उसके बाद उस महिला की डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर महिला जो है वो परमानेंट या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, तो उस केस में 20 मतलब मिनिमम 20 साल की सज़ा होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है या डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने, वो तो BNS में है, लेकिन इन्होंने जो बिल पास किया है अपराजिता बिल, उसमें सिर्फ प्रोविज़न ये रखा है कि ऐसे मामलों में सिर्फ डेथ पेनल्टी होगी, बाकी इधर उधर की कोई बात नहीं। ठीक है, कोई मिनिमम 20 साल की सज़ा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये सब कुछ नहीं। इसके बाद सेक्शन 70 जो है BNS का, ये जो सेक्शन है ये डील करता है विद द ऑफेंस ऑफ गैंग रेप। ये गैंग रेप के ऑफेंस से डील करता है। देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर द डेथ पेनल्टी इन केसेस वेयर द विक्टिम इज़ अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो उसमें बेसिकली प्रोविज़न ये है कि अगर जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, अगर वो 18 साल से कम उम्र की है, ठीक है, तो उसके केस में डेथ पेनल्टी होगी। ये सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 में दिया गया है। लेकिन अगर महिला की जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा है तो उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उसमें डेथ नहीं है। ठीक है, 18 साल से कम की अगर महिला के साथ रेप हो रहा है और उसके केस में क्या होगा कि डेथ पेनल्टी दी जाएगी।
लेकिन अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिला के साथ रेप होता है तो उसके केस में क्या होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल का बिल है उसने इस सेक्शन को भी अमेंड किया है, सेक्शन 70 क्लॉज 1 को, क्योंकि 70 क्लॉज 2 में तो ठीक ही है कि 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ अगर रेप होगा तो डेथ पेनल्टी होगी होगी। लेकिन ये 18 साल से ज़्यादा वाले में जो है उसको इन्होंने चेंज करके क्या कहा है कि अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिला के साथ भी अगर गैंग रेप होता है तो उस केस में भी डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाएगी। ठीक, इसके बाद सेक्शन 71, 72 और 73 जो है, जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, मतलब जो बार बार अपराध करते हैं, आदतन अपराधी जिनको कहते हैं, सेक्शन 71 में जो मेंशन किया गया है उसको लेकर अपराजिता बिल ने रिप्लेस किया है पनिशमेंट ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, उसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन था, उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट से जो है वो रिप्लेस किया है। और इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेल टर्म्स फॉर डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो रेप विक्टिम है, जो रेप की पीड़िता है, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 72 में ये दिया गया है। अगर लेकिन उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया जाता है तो उसमें भी जेल टर्म बढ़ जाएगा, मतलब जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो उसके लिए। और अगर और पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन रेप केसेस, और रेप के मामलों में अगर जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है तो उसको लेकर भी जेल का जो टर्म है वो बढ़ जाएगा। सेक्शन 72 और 73 में ये दिया गया। रिपीट ऑफेंडर्स को लेकर बात की गई है 71 में। ठीक है, इसके बाद एसिड अटैक की अगर हम बात करें तो द बिल रिमूव्स द लाइटर पनिशमेंट फॉर एसिड अटैक्स। अगर एसिड अटैक्स होते हैं तो उसमें लाइटर पनिशमेंट को इन्होंने हटा दिया है, दैट इज प्रिजन टर्म्स लेस देन लाइफ एंड फाइन, उसको हटा के सिर्फ उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ रखा है, दैट इज़ दी ओनली पनिशमेंट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एसिड अटैक करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है दैट इज़ ओनली रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इसके बाद अगर पॉक्सो के मामले में डेथ होती है तो उसमें क्या है, द बिल अमेंड्स द पॉक्सो एक्ट टू इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के केस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी, जहाँ पर हाईएस्ट पनिशमेंट अभी के हिसाब से लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, लेकिन उसको भी डेथ पेनल्टी में कन्वर्ट इन्होंने किया है अपने जो बिल है उसमें। इसके बाद टास्क फोर्सेस और स्पेशल कोर्ट्स को लेकर अगर बात करें तो अपराजिता बिल में प्रोविज़न दिया गया है, मतलब इसमें प्रोविज़न है फॉर स्पेशल इंस्टीट्यूशंस विद द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, हियरिंग एंड डिसाइडिंग रेप केसेस ऑन स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। ठीक है, कि मतलब ये जो केसेस हैं इनकी जांच हो, इनकी सुनवाई हो और केसेस डिसाइड हो जल्द से जल्द, तो उसको लेकर इन्होंने स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाने की यहाँ पर बात की है। द अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूसेस सेक्शन 29C टू द BNSS। BNSS में ये सेक्शन 29C को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट जो है स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाएगी हर राज्य में रेप के केसेस की जांच करने के लिए। और सारे लोग इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल बी ऑब्लिगेटेड टू असिस्ट द टास्क फोर्स। जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो टास्क फोर्स को असिस्ट करें बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनको भी 6 महीने की सज़ा जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ इस बिल में इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब ऑल्सो रिड्यूस किया गया है द टाइम प्रोवाइडेड अंडर BNSS सेक्शन 193 टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इनटू द रेलिवेंट BNS एंड पॉक्सो ऑफेंसेस फ्रॉम 2 months to 21 days। ठीक है, जो BNS और पॉक्सो ऑफेंसेस हुआ करते थे, है ना, मतलब इससे रिलेटेड जो BNS या पॉक्सो के ऑफेंसेस हैं उसमें जो जांच पूरी करने का समय होता था वो 2 महीने का था, उसको कम करके भी इन्होंने 21 दिन कर दिया है, जिसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे 15 दिन के लिए और बढ़ाया जा सकता है, बट वैसे नॉर्मल प्रोविज़न रखा गया है 21 डेज़ का। द बिल इंट्रोड्यूसेस सेक्शन 29A एंड 29B टू द BNSS टू इस्टेब्लिश स्पेशल कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हर ज़िले में एक विशेष अदालत या स्पेशल कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, उसको लेकर इन्होंने सेक्शन 29A इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो केसेस हैं, ठीक है, उनमें ट्रायल जो है वो या जो इंक्वायरी है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। एंड टू अपॉइंट ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए सेक्शन 29 भी इंट्रोड्यूस किया गया है। द बिल ऑल्सो अमेंड्स BNSS सेक्शन 346 reducing the time given to complete the trial after the charge sheet is filed from 2 months to 30 days। और एक बार चार्ज शीट फाइल हो जाती है
तो उसके बाद ट्रायल को पूरा करने के लिए जो समय है वो 2 महीने से घटा के 30 दिन करने की बात की गई है। इसको लेकर भी सेक्शन 346 ऑफ द BNSS को अमेंड किया गया है। अब ये बिल जो है वो गवर्नर के पास जाएगा, फिर ये गवर्नर से बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति फिर डिसाइड करेंगे कि क्या इसको अपना एसेंट देना है या नहीं देना है। एसेंट अगर दिया जाएगा उसके बाद ही ये बिल जो है वो लागू होगा। तो ये तो आपकी बात हो गई वेस्ट बंगाल का जो अभी प्रेजेंट में बिल आया है उसको लेकर। अगर हम बिल की बात करें आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर ये बिल आया था दिशा नाम से। ठीक है, नवंबर 2019 में हुआ क्या था कि एक 26 साल की ओल्ड वेटनरी डॉक्टर थी, वेटनरी डॉक्टर मतलब जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उसका गैंग रेप हुआ था और मर्डर किया गया था हैदराबाद के शमशाबाद में। और 4 लोग जिनको अरेस्ट किया गया था उनको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया 6 दिसंबर के दिन। उस समय जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो वाई एस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो ऐसा कानून लेके आएंगे ताकि जो पनिशमेंट्स हैं वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट्स होंगे, और साथ ही साथ जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उनमें जो भी केसेस हैं उनसे जुड़े हुए उनका जल्द निपटारा किया जाएगा, स्पीडी डिस्पोजल किया जाएगा, ऐसे कानून लाए जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, दिसंबर 2019 में वहाँ की जो विधानसभा है उसने एक मत से पास किया, यूनानिमसली पास किया, आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट, दैट इज क्रिमिनल लॉ आंध्र प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2019 एंड आंध्र प्रदेश दिशा स्पेशल कोर्ट्स फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन बिल 2019। ये बिल्स जो है वो IPC 1860 और CRPC 1973 को जो है वो अमेंड करते थे इसी तरीके से, मतलब स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए जैसे भी बंगाल वाले में BNS को और BNSS को अमेंड किया गया ना, उसी तरीके से। अब इसमें भी क्या था कि डेथ फॉर रेप, तो दिशा बिल में ने जो है उसमें भी ये प्रोविज़न था कि क्राइम्स ऑफ रेप के लिए डेथ पेनल्टी एज अ पनिशमेंट था उसमें भी, इंक्लूडिंग अगेंस्ट अ माइनर बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। 16 ईयर्स ऑफ एज से कम के अगर माइनर के साथ भी रेप होता है तो वो भी बेसिकली किस में जाएगा, वो भी मतलब उसमें भी यही होगा, डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, IPC सेक्शन 376D में गैंग रेप को लेकर बात की गई और रिपीट ऑफेंडर्स को लेकर 376E में बात की गई है। ठीक है, तो इन सब केसेस में भी बेसिकली यही बात बताई गई है। और जैसे अपराजिता वाला बिल है उसी तरीके से दिशा में भी स्पेशल पुलिस टीम्स और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स बनाने की बात की गई थी हर ज़िले में, ताकि जो केसेस अगेंस्ट विमेन है उनकी जांच हो सके, उनकी सुनवाई हो सके, और इन्वेस्टिगेशन के लिए और ऐसे केसेस की सुनवाई के लिए शॉर्ट एंड टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब की गई थी। मतलब जैसे यहाँ पर किया गया ना, ये 21 दिन के अंदर सुनवाई होनी चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी था कि कुछ टाइमलाइन जो है वो कम की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर एक विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर्स रजिस्ट्री भी प्रपोज की गई थी, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो भी लोग ऑफेंसेस में, मतलब महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो भी लोग शामिल हैं उनका पूरा डिटेल मेंटेन की जाएगी और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को दी जाएगी। अब ये जो दोनों के दोनों दिशा बिल्स थे ये अभी सेंटर के पास पेंडिंग है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिसीजन को, मतलब एसेंट देने के डिसीजन के ऊपर ये उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब इन बिल्स को भी जो है वो एसेंट नहीं मिल पाया अभी तक। इसके बाद महाराष्ट्र में भी इस तरीके के बिल आए थे जिनका नाम था शक्ति बिल। तो 2020 में महाराष्ट्र के लेजिस्लेचर ने पास किया था शक्ति क्रिमिनल लॉज महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल 2020, द शक्ति बिल टू इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी इन रेप केसेस। उसमें भी यही था कि रेप केसेस में डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और शॉर्ट एंड टाइमलाइंस की बात उसमें भी की गई थी कि इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल को पूरा करने के लिए कम टाइमलाइन में या कम समय में ये होने चाहिए। इसके बाद इसमें एक ऑब्लिगेशन थी ऑन वेब प्लेटफॉर्म्स। शक्ति बिल बेसिकली पनिश करता है विद अप टू 1 मंथ इन प्रिजन, कम से कम 1 महीने की जेल, किसके लिए, फॉर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी डेटा प्रोवाइडर इंक्लूडिंग एनी इंटरमीडियरी और कस्टोडियन हु फेल्स टू शेयर एनी डेटा इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एज रिक्वेस्टेड। कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट की अगर मांग करता है, और अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट या जो मोबाइल टेलीफोन के डेटा प्रोवाइडर्स हैं, अगर ये इस तरीके के डेटा मतलब डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तो इनको भी 1 महीने की सज़ा हो सकती है।
हाँ, अगर मतलब ये महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े हुए हैं तो, ठीक है, मतलब महिलाओं से जुड़े हुए अपराध को लेकर अगर कोई इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तरफ से मांगी जाती है और ये लोग उसको नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो उस केस में इनके ऊपर भी 1 महीने की जेल इनको भी हो सकती है। इसके बाद डेथ पेनल्टी की अगर हम बात करें तो इस बिल में भी यही था कि जो हीनियस एसिड अटैक्स हैं, एसिड अटैक के केसेज हैं जहाँ पर एडिक्वेट कंक्लूसिव एविडेंस है और सरकमस्टेंसेस वारंट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, और हालात ऐसे हैं कि मतलब इस तरीके के हालात हैं कि जिसमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का मतलब हुआ कि ऐसा सज़ा दी जाए कि जो आगे आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल बन सके, एक नज़ीर बन सके, तो उस केस में डेथ पेनल्टी की बात की गई है। पॉक्सो एक्ट को लेकर ये लिखा गया है कि अपराजिता की तरह ही जो शक्ति एक्ट है उसमें भी पॉक्सो एक्ट में ये मतलब अभी तो कह रही एक्ट क्या कहें, इसको बिल ही कहेंगे, तो अपराजिता बिल की तरह ही ये जो शक्ति बिल था इसमें भी पॉक्सो एक्ट को अमेंड किया गया टू इंट्रोड्यूस द डेथ पेनल्टी एज अ पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, जो सेक्शन 4 है पॉक्सो का उसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई है, तो उसके लिए भी पनिशमेंट के तौर पर डेथ पेनल्टी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। अब शक्ति बिल का भी जो प्रेसिडेंशियल एसेंट है वो अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनसीपी पार्टी है शरद पवार की, उसके जो लीडर्स और वर्कर्स हैं वो मुंबई में अभी हाल फिलहाल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी यही मांग है कि इस बिल को जो है वो जल्द से जल्द एसेंट दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि प्रेसिडेंट की जो एसेंट है वो क्रूशियल क्यों है। क्योंकि देखो, हमारा जो संविधान की 7th शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, जिसमें 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, उसके अगर हम कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो वहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये आपको पता ही है कि कंकरेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको लेकर केंद्र और स्टेट्स दोनों लॉज बना सकते हैं। अब क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर जो हैं वो एंट्री 1 और 2 है कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, क्रिमिनल लॉ मतलब जैसे आईपीसी था या बीएनएस था, वो क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ की बात करें तो जैसे सीआरपीसी था या बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो वो आपके कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 1 और एंट्री 2 है। तो कंकरेंट लिस्ट में है तो इसका मतलब उसको लेकर लॉज जो हैं वो स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। ठीक, अब जो ये तीनों बिल्स हैं, दैट इज़ अपराजिता, दिशा और शक्ति, ये क्रिमिनल लॉज को ऐसे मतलब इस तरीके से अमेंड करते हैं दैट मेक्स देम इनकंसिस्टेंट और रिपग्नेंट टू द ओरिजिनल लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट ने जो ओरिजिनल लॉ बनाया था, यानी कि दिशा और शक्ति के केस में अगर मैं बात करूँ तो वो आईपीसी और सीआरपीसी हो गया, अपराजिता के केस में अगर मैं बात करूँ तो वो बीएनएस और बीएनएसएस हो गया। तो उन्होंने इस तरीके से उसको अमेंड किया है कि जो ओरिजिनल लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है ये उससे रिपग्नेंट हो गए। रिपग्नेंट का मतलब है कि उसके प्रोविजंस और इनके प्रोविजंस एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहे। ठीक है, उसके साथ ये इनकंसिस्टेंट हो गए। तो ऐसे केस में जो स्टेट अमेंडमेंट है टू द सेंट्रल लॉज, जैसे कि बीएनएस, बीएनएसएस या पॉक्सो, और वो भी ऐसे सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं जो कंकरेंट लिस्ट में दैट आर रिपग्नेंट टू द ओरिजिनल लॉ, रिक्वायर द प्रेसिडेंट एक्सेंट टू कम इनटू फोर्स। ठीक है, बेसिकली आपने एक प्रोविजन सुना होगा कि कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी, लेकिन अगर कहीं पर कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ पर फिर केंद्र का जो लॉ है, जो सेंटर का लॉ है, वो प्रिवेल करता है। अब उसको लेकर यहाँ पर आर्टिकल 254 जो है हमारे संविधान का, वो ये कहता है कि अगर जो सेंट्रल लॉज हैं, मतलब जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाए हुए हैं, बीएनएस, बीएनएसएस या पॉक्सो जैसे है, उनको लेकर अगर स्टेट कुछ अमेंडमेंट करता है, और खासकर वो ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर जो कंकरेंट लिस्ट में दिए गए, और कुछ ऐसे अमेंडमेंट करता है कि वो ओरिजिनल लॉ के जो मतलब जो स्टेट ने अमेंडमेंट करने के बाद जो एक्ट बन रहा है या जो लॉ बन रहा है वो ओरिजिनल लॉ का रिपग्नेंट हो गया, मतलब उसके साथ वो इनकंसिस्टेंट है, उसके कुछ प्रोविजंस अलग हैं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट की एक्सेंट लगती है ये लॉज को लागू करने के लिए। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिलती है तो जो स्टेट्स ने लॉज पास किए हैं टू द एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी विल बी वॉइड, मतलब जितने उन्होंने चेंजेस उसमें किए हैं जिसकी वजह से रिपग्नेंसी आई है वो सारे के सारे वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बात समझे आप। मतलब ये बिल्स स्टेट असेंबलीज पास कर रही हैं, बट अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये बिल्स को एसेंट मिलना चाहिए राष्ट्रपति से।
अगर राष्ट्रपति एसेंट नहीं दे रहे हैं, जैसे 2019 का बिल है आंध्र प्रदेश का, 2020 का बिल है महाराष्ट्र का, है ना, अभी 2024 का बिल हो गया ये वेस्ट बंगाल का, अगर राष्ट्रपति इनको एसेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर बिल लागू, मतलब ये एक्ट बन ही नहीं पाएंगे और ये लागू हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। तो इसलिए राष्ट्रपति को जो है यहाँ पर, मतलब हम सभी चाहते हैं कि वो इसको लेकर ज़रूर जल्द से जल्द एक्शन लें और इन बिल्स को अपनी एसेंट दें, सो दैट कि एक्ट बन सकें और जल्द से जल्द लागू हो सकें। और जो भी व्यक्ति इस तरीके के रेप केसेस, गैंग रेप में, एसिड अटैक में, है ना, या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, इस तरीके के अपराधों में शामिल होता है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा या फिर डेथ पेनल्टी जैसी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा कि उस व्यक्ति ने तो जो हरकत की है उसको तो उसकी सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ अगर सज़ा मिलती है, डेथ पेनल्टी जैसी सज़ा मिलती है और साथ ही साथ जल्दी मिलती है, तो उससे समाज में एक भय पैदा होता है, एक डर पैदा होता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में लोग इस तरीके की हरकतें करने से पहले सोचें कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हमें भी डेथ पेनल्टी दी जा सकती है ना। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रेसिडेंट जो है वो इन चीज़ों को अपने एसेंट दें। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, तो यहाँ तक भी ठीक है। अब इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल जो है, हम लोग ये जो जीनोम मैपिंग है चंदीपुरा वायरस की, इसकी बात कर लेते हैं। तो गुजरात टेक्नोलॉजी, उस वाले आर्टिकल को आप लोग पॉलिटी में ही लेंगे क्योंकि एज सच लॉस को लेकर हमारे पास कोई टॉपिक है नहीं, है ना, हमारे सिलेबस में भी, तो हम उसको पॉलिटी में ही लेते हैं, जीएस पेपर 2 में। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो है चंदीपुरा जीनोम मैपिंग ऑफ चंदीपुरा वायरस, तो इसमें जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है गांधीनगर में, इसने जो जीनोम मैपिंग है चंदीपुरा इसकी चंदीपुरा वेसिक्यूलो वायरस की जीनोम मैपिंग की है। ठीक है, सिर्फ एक ही जीनोम मैपिंग इसकी अभी तक हो पाई है, उसको उन्होंने पब्लिश किया है। और ये ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो अभी गुजरात में बेसिकली ये आउटब्रेक हुआ था जुलाई अगस्त के महीने में, वहाँ पर जो एनसीफिलाइटिस और या फिर ब्रेन स्वेलिंग के जो केस आए थे, उसमें से 1/3 केसेस इसी वायरस की वजह से हुए थे। ठीक है, अब ये CHPV है कि हमने वैसे इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो एनसीफिलाइटिस तो इसमें होता ही है, मतलब ब्रेन स्वेलिंग होती है। उसके अलावा इसमें फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कॉन्विल्जन्स हो सकते हैं। कॉन्विल्जन्स का मतलब होता है जो आपके बॉडी के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, उसकी वजह से बॉडी में एक कह सकते हैं आप एबनॉर्मल सी शेकिंग होती है, दैट इज़ नोन एज कॉन्वुल्शंस। कोमा की स्थिति हो सकती है और डेथ भी हो सकती है, और वो भी यूजुअली विद इन डेज ऑफ द सिम्टम्स शोइंग अप, जैसे ही सिम्टम्स दिखते हैं उसके कुछ दिनों के बाद ही ये चीज़ें हो सकती हैं। CHPV मोस्ट सीवियरली अफेक्ट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15। ठीक है, ये 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रभावित करता है, और ये ट्रांसमिट होता है सैंड फ्लाइज, टिक्स और दी एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के थ्रू, जो कि बेसिकली डेंगी और चिकनगुनिया के भी वेक्टर्स हैं। और अभी जो आउटब्रेक हुआ है इस साल वो सैंड फ्लाइज की वजह से हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा गया है कि विद नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि जो मृत्यु दर है वो 75% तक है। ठीक है, जैसा कि 2003 का जो आउटब्रेक हुआ था उसमें देखा गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश और गुजरात में लगभग 322 बच्चों की जो है वो डेथ्स हो गई थी। इस बार का जो आउटब्रेक है उसके केस में फर्टिलिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो लगभग 45% के आसपास है। फर्टिलिटी रेशियो या मोर्टेलिटी रेट की आप सेम चीज़ है, मतलब डेथ रेट आप कह सकते हैं। अब व्हाट इज़ द जीनोम मैपिंग एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? तो जीनोम मैपिंग क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जीनोम मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जीनोम मैपिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन एन ऑर्गेनिजम्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म का, किसी भी व्यक्ति का जो क्रोमोसोम होता है उसमें जीन की लोकेशन को डिटरमाइन करना, दैट इज नोन एज जीनोम मैपिंग। तो इन द केस ऑफ अ डेडली वायरस लाइक CHPV, मैपिंग कैन प्रोवाइड क्लूज अबाउट इट्स ओरिजिन। तो अगर ऐसे वायरसेस के केस में मैपिंग की जाती है तो उससे क्या पता लगता है
कि ये वायरस का ओरिजिन क्या है, इसके कितने म्यूटेशंस हुए हैं, है ना, और बाकी कुछ और चीज़ें भी पता लग सकती हैं, लेकिन ये मेन बातें हैं। इम्पॉर्टेंटली जो वायरस का जीनेटिक सीक्वेंस है, स्पेशली ऐसा वायरस जो सर्कुलेशन में है, उसको अगर पता लगाया जाए तो उससे फ़ायदा ये होता है कि रिसर्चर्स फिर टेस्टिंग किट्स डेवलप कर सकते हैं, वैक्सीन्स डेवलप कर सकते हैं, थेराप्यूटिक्स मतलब उसको लेकर इलाज जो है वो डेवलप किया जा सकता है। अब जो यहाँ पर रिसर्च की गई है उसमें रिसर्चर्स ने क्या पाया है, तो यहाँ पर ये पाया गया है कि द वायरस हैज़ नॉट इवॉल्व्ड मच सिंस द 2003-4 आउटब्रेक एज वेल एज द मोर रिसेंट 2012 आउटब्रेक। इसके अभी तक 2 आउटब्रेक हुए हैं मेजर। 2003-4 में तो वही गुजरात आंध्र प्रदेश में हुआ है, 2012 में महाराष्ट्र में हुआ है। तो उससे ये वायरस बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं आए हैं। 2003-4 के सैंपल से अगर हम कंपेयर करें तुलना करें, तो देयर वर 4 सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस इन द ग्लाइकोप्रोटीन जीन। ठीक है, जो 5 तरीके के इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो इस वायरस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन जीन, उसमें सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट म्यूटेशंस हुए हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन बेसिकली जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर बाइंडिंग टू द ह्यूमन सेल रिसेप्टर्स एंड एलिसिटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स, कि बेसिकली ये ह्यूमन सेल रिसेप्टर्स में बाइंड करता है और उसकी वजह से ही जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। देयर वॉज ओनली 1 सिग्निफिकेंट म्यूटेशन इन द ग्लाइकोप्रोटीन जी फ्रॉम 2012 के बाद तो सिर्फ एक ही इसमें म्यूटेशन हुआ है। और कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो जो कोविड-19 के नए वेरिएंट्स या सब वेरिएंट्स आ रहे थे कुछ कुछ महीनों में, उनमें अगर हम बात करें तो मतलब एक वेरिएंट अपने पिछले वेरिएंट से 20 से 30 म्यूटेशंस उसमें हो रहे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर इतने सालों में सिर्फ एक म्यूटेशन हुआ है और यहाँ पर हर महीने जो नया वेरिएंट आ रहा था उसमें इतने म्यूटेशंस हो रहे थे। ठीक है, म्यूटेशंस का मतलब है बेसिकली वायरस का कुछ ना कुछ तरीके से आप कह सकते हैं रूप बदल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है। अब इसके बाद रिसर्चर्स के अनुसार ये सजेस्ट करता है कि दैट द वायरस हैज़ नॉट बीन अंडर द सिलेक्शन प्रेशर टू एस्केप इम्यूनिटी। जनरली वायरस म्यूटेट इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे एक वायरस अगर बॉडी में एंटर किया तो उसके खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम लड़ेगा और एंटीबॉडीज़ बनाएगा। फिर अगर सेम वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करता है तो फिर आपका एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो अब उस वायरस का असर आपकी बॉडी में नहीं पड़ेगा। अब कुछ कुछ वायरस की आदत होती है कि वो म्यूटेट करते रहते हैं, अपने रूप को बदलते रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि एक तरीके के वायरस को लेकर आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई, आपके इम्यून सिस्टम ने, लेकिन अगर वायरस का म्यूटेशन हो गया है तो फिर उसके ऊपर वो एंटीबॉडीज़ काम नहीं करेंगी, तो फिर उस तरीके से वो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको एस्केप करता है। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो वायरस है इसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि इम्यून सिस्टम को एस्केप करना है। ठीक है, पॉसिबली ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिड नॉट डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट CHPV। ठीक है, जैसे कोविड-19 के केस में क्या हुआ कि ज़्यादातर लोग इन्फेक्शियस हुए, है ना, उनके ऊपर असर हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो उनमें एंटीबॉडीज़ बन गई। लेकिन ये CHPV के केस में ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए ही नहीं, है ना। अब CHPV ऑल्सो डज नॉट येट हैव अ वैक्सीन एंड एंटीबॉडीज डेवलप्ड ड्यू टू इट। अब एंटीबॉडीज़ या तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बनाता है, या फिर बेसिकली जो बाहर से आप वैक्सीन दे रहे हैं उस वजह से एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। तो इसकी कोई वैक्सीन अभी तक है ही नहीं, तो इसकी वजह से भी एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हुई हैं। अब कोविड-19 की तो वैक्सीन है, अगर किसी के इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बना दी तो ठीक है, अदरवाइज़ वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ आ गई। अब इसका जो साइकिल थ्रेशोल्ड है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे RT-PCR टेस्ट में जो CT वैल्यू या साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सैंपल हैज़ टू बी एम्पलीफाइड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अ पैथोजन। ठीक है, कि मतलब कितना उस सैंपल को, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सैंपल को कितना एम्पलीफाई या कितना एक तरीके से आप कह सकते हैं बढ़ाया जाए ताकि पैथोजन डिटेक्ट हो। और जितना CT वैल्यू होगी इसका मतलब जो वायरस लोड है वो उतना कम है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि CT वैल्यू या साइकिल थ्रेशोल्ड की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मतलब आपको पैथोजन ढूंढने के लिए उतना ज़्यादा एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पैथोजन बहुत छोटा है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे रिलेट कीजिए
कि अमाउंट ऑफ वायरस जो है या वायरल लोड जिसको कहा जाता है वो बहुत कम है, अगर CT वैल्यू ज़्यादा है तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि जीनोम सीक्वेंस को ट्रेस करते हुए जो 27 स्ट्रेन फैमिली ऑफ द वायरस है, मतलब इस वायरस के 27 स्ट्रेन की पूरी फैमिली है, तो उनको जब इन्होंने ट्रेस किया तो इनको ये पता लगा कि जो भारत में प्रीवियस आउटब्रेक्स हुए हैं, ठीक है, जो इस बार का आउटब्रेक था वो उन्हीं उन्हीं स्ट्रेन्स में से था, और जो स्ट्रेन्स बेसिकली यूरोप और अफ्रीका में पाए गए हैं उनके जैसा नहीं था। इसका मतलब जो वायरस जिसने इस बार के आउटब्रेक में लोगों को प्रभावित किया वो वही था जो भारत में ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा था, वो बाहर से नहीं आया कहीं से। ठीक है, मतलब वो स्ट्रेन बाहर से नहीं आया, जो इंडिया में ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा था उसी की वजह से आउटब्रेक हुआ है। ठीक, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी। और बाकी जीनोम मैपिंग क्या होता है और CHPV ये चांदीपुरा वैक्सीन वायरस क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस वैसे थोड़ा बहुत कर चुके थे, बट अब ये और हमने देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हेल्थ इशू में ही आप लेंगे साइंस एंड टेक GS पेपर 3 में। क्लियर है? चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें आज डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। तो जाने से पहले आप में से जो लोग भी आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड PDFs लेना चाहते हैं तो उनके पास ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप 1 मंथ की लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे में आप ले सकते हैं, ओनली एट 59 रुपीज़। जून और जुलाई की ऑलरेडी लॉन्च्ड है, इसी तरीके से हम लोग अगस्त की भी बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे। अगर आप लोग 16 महीने की PDF लेना चाहते हैं अगले साल के, अगर आप मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 680 रुपये में PDF आपको मिल जाती है 16 महीने की। 12 महीने की PDF आपको मिल जाती है सिर्फ 510 रुपये में। इसी तरीके से 8 महीने की PDF आपको मिल जाती है 345 रुपये में, और 4 महीने की PDF मिल जाती है 175 रुपये में। तो आप इनमें से जिसमें भी चाहें वो एनरोल कर सकते हैं, और एट लेस देन ₹2 पर डे तो मंथली हिसाब से है ही है। बाकी आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे जो आईना सीरीज़ के मंथली कोर्सेज़ हैं, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहें मंथली या जो भी 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज़ हैं वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, सितंबर मंथ का कोर्स इसमें अभी तक नहीं आया है, वो हम लोग बहुत जल्द इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे कि आज या कल में कर दिया जाए, या इस वीकेंड तक तो कर ही दिया जाए। ठीक है, अगर आप इन कोर्सेज़ में एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी हैं, और लास्ट ईयर के एक हम आपको 12 महीने की कंपाइलेशन PDFs भी दे रहे हैं इंग्लिश में एट ओनली 499 रुपीज़, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की। अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज़ और PDF नोट्स हमारी वेबसाइट या ऐप पर लिस्टेड हैं, आप वहाँ से इनको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया व्हाट्सएप का 9150449990, इस नंबर पर आप संपर्क कर लें, यहाँ से हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए। और बाकी हमारे CSET की क्लासेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि आज से एग्जैक्टली 1 महीने बाद ये क्लासेस शुरू होंगी। तीनों ही चीज़ें, तीनों ही सेक्शंस इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। ओनली एट 999 में ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। एनरोलमेंट की लास्ट डेट 20 सितंबर है, और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाएगा एक बैच में, ये ध्यान रखिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी बाकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और एनरोल भी कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं तो। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट आप लोग ज़रूर कंट्रीब्यूट करें, सभी लोग करने की कोशिश करें, सो दैट कि इसका बेनिफिट आप लोगों को ही मिलेगा कि ये जो सेशंस वगैरह हैं ये यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।